Dear guard aspirant, are you in the habit of reading something on geology? If not, then today's session is for you because आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? We are going to discuss earth sciences and we are going to discuss geology. So if you like the session, please press the like button for sure. चलिए पढ़ते हैं अब ये क्या कह रहा है हमारा पैसेज. ये पैसेज हमें जियोलॉजी के बारे में, अर्थ साइंसेस के बारे में कुछ बता रहा है. स्पेसिफिकली रॉक्स को डिस्कस कर रहा है. देखते हैं. कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी of human civilization disproportionately privileges epigraphic, textual or organic remnants, often treating the lithic substrate. Lithic substrate is being discussed. Students, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? लिथो. लिथो मीन्स अ रॉक और अ स्टोन. सो लिथिक सबस्ट्रेट को क्या मानता है? मेयर पैसिव थिएटर मानता है, इनएक्टिव मानता है. इनएक्टिव मानता है क्या? कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी जो है वो इन रॉक्स पे, इन लिथिक सबस्ट्रेट्स पे ध्यान नहीं देती, इनको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ट्रीट नहीं करती. देखिए जरा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को जब स्टडी करती है तो वो टेक्सचुअल और एपिग्राफिक को प्रिविलेज देती है. वो इस लिथिक सबस्ट्रेट को, इन रॉक्स को प्रिविलेज नहीं देती. दैट्स द आइडिया. पैसिव थिएटर फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स. अब समझ में आई बात. जब हिस्टोरिकल इवेंट्स स्टडी करने हैं तो रॉक्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, लिथिक सबस्ट्रेट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता. किसमें? कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी में. आगे देखते हैं. हाउएवर, स्टूडेंट्स हाउएवर को पकड़ना है. हाउएवर इज अ ट्रांजिशनल वर्ड. अब ये ट्रांजिशनल वर्ड देखिए जरा. हाउएवर अ मोर रिगरस एनालिटिकल फ्रेमवर्क. ज्यादा रिगरस, राइटर कह रहा है वो फ्रेमवर्क जो ज्यादा रिगरस है, एनालिटिकल है. कौन सा वाला? जियो आर्कियोलॉजी. कौन सा वाला? जियो आर्कियोलॉजी को राइटर क्या कह रहा है? ज्यादा रिगरस कह रहा है. कह रहा है ये जो जियो आर्कियोलॉजी वाला फ्रेमवर्क है वो रिकॉग्नाइज करता है रॉक्स को. लुक एट इट. रेपिटेशन. स्टूडेंट्स, रेपिटेशन हो रहा है किसका? रॉक्स का. लिथो, लिथिक रॉक्स की बात चल रही है. रिकॉग्नाइजेस रॉक्स नॉट मेयरली एज अ साइलेंट विटनेस, कि रॉक कोई साइलेंट विटनेस नहीं है, रॉक कोई पैसिव इनएक्टिव थिएटर नहीं है. इसको किस तरह देखता है? एक्टिव इंडेलिबल स्टोर हाउस की तरह देखता है. स्टोर हाउस किस चीज का? स्टूडेंट्स, स्टोर हाउस एंथ्रोपोजेनिक डेटा का. एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोस रेफर्स टू व्हाट? ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स. यस और नो? तभी तो एंथ्रोपोलॉजी में भी सेम वर्ड रूट है, एंथ्रोपोजेनिक में भी सेम वर्ड रूट है. एंथ्रोपोजेनिक डेटा कौन सा वाला डेटा? ह्यूमन एक्टिविटी का डेटा जो है उसका एक्टिव स्टोर हाउस मानती है. जियो आर्कियोलॉजी एक्टिव स्टोर हाउस मानती है. किसको? इन रॉक्स को एक्टिव स्टोर हाउस मानती है, ह्यूमन एक्टिविटी के डेटा का. द एंड्योरिंग नेचर ऑफ मिनरल स्ट्रक्चर्स. मिनरल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं हम, रॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं. द एंड्योरिंग नेचर ऑफ मिनरल स्ट्रक्चर्स अलाउज लिथिक आर्काइव्स. लिथिक आर्काइव्स. फिर हम रॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं. आर्काइव्स, आर्काइव्स यानी रिकॉर्ड्स. Lithic archives to resist the decay that obliterates organic material. तो organic material जो है वो decay हो जाता है, obliterate हो जाता है, लेकिन ये rocks जो हैं वो obliterate नहीं होते. lithic archives, lithic records जो हैं वो decay नहीं होने जा रहे हैं. providing an objective uninterrupted index of human technological एवोल्यूशन. तो ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन और सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, ह्यूमन एवोल्यूशन का, सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ये अनइंटरप्टेड इंडेक्स बन के काम करते हैं. कौन? ये लिथिक आर्काइव्स. कौन? ये स्टोन्स. स्टोन्स में जो डेटा कैद है, जो इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड है, वो इंफॉर्मेशन, वो एंथ्रोपोजेनिक डेटा जो है वो काम आता है. और वो लिथिक रिकॉर्ड्स, वो लिथिक आर्काइव्स ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को स्टडी करने में मदद कर सकते हैं. ये जियो आर्कियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है. फ्रॉम द रूडिमेंट्री मैपिंग. मैपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैपिंग का मतलब होता है टूल मेकिंग. स्टोन से जो टूल मेकिंग होती थी. फ्रॉम द रूडिमेंट्री मैपिंग ऑफ द ओल्डुवन टूल इंडस्ट्री. तो ओल्डुवन एक जगह थी, बेसिकली वहां पे एक टूल इंडस्ट्री थी. तो Alderman tool industry to the intensive quarrying of the Bronze Ages. The mineralogical modifications of stone document. बार बार क्या किया जा रहा है? देखिए कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं? स्टोन, लिथो, रॉक और अब ये आर्काइव्स, ये डॉक्यूमेंटेशन वाले वर्ड्स.
रिपीट होना शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टोन्स है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, ये डेटा को कैप्चर करते हैं। दे एक्ट एज रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। श्योर, ये डॉक्यूमेंट करते हैं किसको? एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव लीप्स। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल लीप्स थी, सडनली हमने कुछ नया सीख लिया, ये हमारी प्रोग्रेस है। दिस इज आवर प्रोग्रेस। सो अब तक हमें क्या समझ में आ रहा है? अब तक हमें समझ में आ रहा है कि जो रॉक्स हैं वो ह्यूमन प्रोग्रेस को क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट करते हैं, उनके आर्काइव्स की तरह काम करते हैं। एंड स्पेशल रिसोर्स मैपिंग थ्रू एडवांस्ड प्रोवेनेंस टेक्निक्स। प्रोवेनेंस का मतलब स्टूडेंट्स, जब आप ओरिजिन की बात करते हैं, कोई चीज कैसे ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम वेयर डिड इट ओरिजिनेट, तो वो क्या है? प्रोवेनेंस है। याद रखिएगा, प्रोवेनेंस टॉक्स अबाउट ओरिजिन through advanced provenance techniques such as geochemical fingerprinting। geochemical fingerprinting के थ्रू, ठीक है, एक्सरे फ्लोरेसेंस के थ्रू साइंटिस्ट क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं जोग्राफिक ओरिजिन्स। देखिए ओरिजिन आ गया ना वर्ड, प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस, ओरिजिन। ट्रेस करते हैं ओरिजिन ऑफ टूल्स, कि टूल्स कहाँ ओरिजिनेट हुए, कौन से वाले टूल्स? मेड फ्रॉम ऑब्सिडियन और बसाल्ट। मेड फ्रॉम ऑब्सिडियन और बसाल्ट, ये जो इग्नियस रॉक्स है, ऑब्सिडियन भी एक इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी एक इग्नियस रॉक है। तो इन रॉक से जो टूल्स बने हैं, उनका ओरिजिन, उनका ज्योग्राफिक ओरिजिन ट्रैक कर लेते हैं। कौन? साइंटिस्ट। किसके थ्रू? जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। दिस मैपिंग देखिए, मैप किया जा रहा है किसको? लिथिक। फिर हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की। दिस मैपिंग ऑफ लिथिक ट्रेड रूट्स रिवील्स कॉम्प्लेक्स इंटर रीजनल नेटवर्क्स एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज। ये क्या दिखा रहा है? जब आपने इस तरह से मैपिंग की तो दिखा रहा है कि ये जो इंटर रीजनल नेटवर्क्स हैं और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसीज हैं, दे यूज्ड टू एग्जिस्ट thousands of years before the advent of written accounts। तो written accounts के पहले भी ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। श्योर, ये चीज दिखाई जा रही है। आगे पढ़ रहे हैं तो अब तक हमने स्टूडेंट्स रिकैप करते हैं, क्या देखा कि ये जो रॉक्स हैं वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लिथिक आर्काइव्स जो हैं उससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। किसके बारे में? ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में। बियॉन्ड एक्टिंग एज रॉ मटेरियल्स फॉर टूल फैब्रिकेशन, रॉक्स। फिर देखिए रॉक्स सर्व एज स्ट्रैटिग्राफिक डायरीज, डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स। आया ना? तो रॉक्स जो हैं वो आर्काइव्स की तरह काम करते हैं। क्या दिखाते हैं? ह्यूमन इम्पैक्ट दिखाते हैं। हमारा इम्पैक्ट, ह्यूमन बींग्स का इम्पैक्ट, ह्यूमन एक्टिविटी कैसी रही है अर्थ सर्विस पे, उस चीज को ये डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी ये डायरी की तरह काम करते हैं। सेडिमेंट्री स्ट्राटा, ट्रैप, ट्रेस मेटल्स, वही बात चल रही है, सेडिमेंट्स की बात चल रही है। सेडिमेंट डिपोजिशन के थ्रू क्या होता है? रॉक्स बन जाते हैं। तो सेडिमेंट्री स्ट्राटा, ट्रैप, ट्रेस मेटल्स। अब ये जो सेडिमेंट्स में मेटल्स ट्रैप हो जाते हैं, आइसोटोप्स ट्रैप हो जाते हैं, माइक्रोफॉसिल्स ट्रैप हो जाते हैं, और ये जो सब ट्रैप हुए हैं ये क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड करते हैं, ये मार्क करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, मार्क करते हैं। किस चीज को? मेजर ट्रांजिशंस इन ह्यूमन प्रोडक्शन में, ह्यूमन एवोल्यूशन में, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में जो मेजर ट्रांजिशंस हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। श्योर। फॉर इंस्टेंस, अब एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस एनोमलस स्पाइक्स। एनोमलस का मतलब क्या है? कोई चीज जो एज एन एनोमली खुद को प्रेजेंट करे, जो रेगुलर पैटर्न से काफी अलग हो, काफी डिफरेंट हो। इट एक्ट्स एज एन आउटलायर। एनोमलस स्पाइक्स इन लेड एंड कॉपर, पढ़िए जरा। Concentrations within specific geographical layers, geological layers within specific geological layers provide quantifiable ledger। देखिए लेजर मिलता है, एक डायरी मिल जाती है, एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, एक आर्काइव मिल जाता है। किस चीज का? कह रहा है देखिए लेड और कॉपर में ये जो स्पाइक आया उसने हमें दिखाया, क्या चीज दिखाई? किस चीज को डॉक्यूमेंट किया? रोमन मेटलर्जी को और इंडस्ट्रियल स्केल
एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को भी इसने लेजर किया, डॉक्यूमेंट किया। सिमिलरली एक्सेलरेटेड सिल्टेशन भी किसी चीज को डॉक्यूमेंट कर रहा होगा। श्योर। एक्सेलरेटेड सिल्टेशन रेट्स इन alluvial rock formations preserve. What do they preserve? They preserve the structural signatures of अर्ली एग्रीकल्चरल डिफॉरेस्टेशन। तो इनसे ये किस चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये क्या चीज दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं एक्सेलरेटेड सिल्टेशन रेट्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से अर्ली डिफॉरेस्टेशन हो रहा था और टेराफॉर्मिंग चल रही थी, टेराफॉर्मिंग अर्थ फॉर्मिंग किस तरह से चल रही थी। दस इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स। इसके थ्रू राइटर एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो हमें इस कंक्लूजन को ट्रैक करना है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड है दस ह्यूमन प्रोग्रेस। तो राइटर बार बार ह्यूमन एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहा है, ह्यूमन प्रोग्रेस को डिस्कस कर रहा है, ह्यूमन प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहा है, हाँ या ना, उसमें जो चेंजेस आए, जो ट्रांजिशंस आई, जो प्रोग्रेस हुई, उसकी बात कर रहा है। तो ह्यूमन प्रोग्रेस दस, इसलिए ह्यूमन प्रोग्रेस इज अफेक्टिवली मिनरलाइज्ड। तो मिनरल्स में ह्यूमन प्रोग्रेस डिपॉजिट हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। Thus, human progress is effectively mineralized. Transient economic epochs, तो economic eras, economic epochs, economic eras को, time zones को क्या कर दिया गया है, are transformed into permanent geological data, permanent geological data points में convert कर दिया। इस पूरे economic era को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, परमानेंट जियोलॉजिकल डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। किसने, रॉक्स ने। डिसमैंटलिंग द ट्रेडिशनल एकेडमिक वॉल, जो एक ट्रेडिशनल एकेडमिक वॉल है, किसके बीच में, किसके बीच में, ह्यूमन हिस्ट्री और डीप जियोलॉजिकल टाइम को जो डिवाइड करती है, ह्यूमन हिस्ट्री और जियोलॉजिकल टाइम को जो डिवाइड करती है, उसको, उस वॉल को पूरी तरह डिसमैंटल कर दिया गया, उस वॉल को पूरी तरह तोड़ दिया गया। इट वॉज टॉर्न अपार्ट, यस और नो। तो इतनी बात समझ में आ रही है। इन रिकॉर्ड्स ने क्या किया है, इन रिकॉर्ड्स ने अब एक साथ लाके खड़ा कर दिया, किसको एक साथ लाके खड़ा कर दिया, ह्यूमन हिस्ट्री को और डीप जियोलॉजिकल टाइम को। इनको जो वॉल सेपरेट कर रही थी, उस वॉल को पूरी तरह तोड़ दिया। चले आगे, लेट्स रीड फर्दर। स्टूडेंट्स, येट कह रहा है, येट फिर भी। अब देखिए ट्रांजिशन आया दोबारा, येट बिल्कुल बट जैसा है, इट शोज कॉन्ट्रास्ट। तो आपको ये पकड़ना है इस पैराग्राफ में, इसका मतलब कुछ अलग है, कुछ कॉन्ट्रास्ट है एज कंपेयर टू व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द सेकंड पैरा। तो थर्ड पैरा में कुछ कॉन्ट्रास्ट है, कह रहा है लेकिन हिस्टोरिकल नैरेटिव एक्सट्रैक्ट करना लिथिक रिकॉर्ड से, स्टोन बेस्ड रिकॉर्ड से, स्टोन बेस्ड रिकॉर्ड से, उन आर्काइव से हिस्टोरिकल नैरेटिव एक्सट्रैक्ट करना इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, introduces severe taphonomic and interpretive challenges, तो काफ़ी सारे challenges इसमें आते हैं। The geological archive, बार बार आर्काइव की बात की जा रही है, रिकॉर्ड की बात की जा रही है, जियोलॉजिकल आर्काइव्स आर बीइंग डिस्कस्ड, और वो जियोलॉजिकल आर्काइव्स कौन है, स्टोन्स है। द जियोलॉजिकल आर्काइव इज फंडामेंटली फ्रैगमेंटेड, वो टूटा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है, ऑल्टर, क्योंकि ऑल्टर हो जाता है। ये जियोलॉजिकल आर्काइव्स जो हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो रॉक्स हैं, राइटर कह रहा है ऑल्टर हो जाते हैं। किससे ऑल्टर हो जाते हैं, नेचुरल ह्यूमन प्रोसेसेस आर ऑल्टर्ड बाय नेचुरल नॉन ह्यूमन प्रोसेसेस। नेचुरल नॉन ह्यूमन प्रोसेसेस भी तो रॉक्स को, मिनरल्स को इम्पैक्ट करते हैं, हाँ या ना, सच एज डायजेनेसिस, सच एज टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट एंड केमिकल वेदरिंग। ये सभी नेचुरल प्रोसेसेस जो नॉन ह्यूमन हैं, वो भी तो इन मिनरल रिकॉर्ड्स को, इन जियोलॉजिकल आर्काइव्स को इम्पैक्ट करते हैं। विच कैन मिमिक और इरेज, विच कैन मिमिक और इरेज द सिग्नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वो जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे थे, वो जो ह्यूमन प्रोग्रेस है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे थे, उसको ये कॉपी कर सकती है, उनको ये सारी चीज़ें कॉपी कर सकती हैं और साथ साथ इरेज भी कर सकती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी के जो सिग्नेचर्स हैं, जो साइंस हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, जो साइंस हैं, उनको इरेज भी कर सकते हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस, और उनको कॉपी भी कर सकते हैं, मिमिक भी कर सकते हैं। डिसएंटैंगल करना, डिसएंटैंगल करना,
कि कौन सा एस्पेक्ट नॉन ह्यूमन है, नेचुरल है, और कौन सा एस्पेक्ट ह्यूमन है, कहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो हिस्टोरिकल वो जो स्टोन आर्काइव है, कहाँ वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इम्पैक्ट हुआ है और कहाँ वो नेचर की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। ये चीज़ डिसएंटैंगल करना आसान नहीं होता है। डिसएंटैंगलिंग एन एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट फ्रॉम प्योरली नेचुरल जियोलॉजिकल एनॉमली रिक्वायर्स मेटिकुलस, आसान नहीं होता है, तभी उसको क्या चाहिए, मेटिकुलस मल्टी प्रॉक्सी एनालिसिस करना पड़ता है, अदरवाइज आप ये डिसएंटैंगल नहीं कर पाओगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेस अ परसिस्टेंट एपिस्टेमोलॉजिकल पैराडॉक्स, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस पैराडॉक्स को फेस कर रहे हैं। कौन सा पैराडॉक्स? एपिस्टेमोलॉजिकल रेफर्स टू नॉलेज क्रिएशन, तो नॉलेज क्रिएशन का एक पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं। कौन सा? एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, टू एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट द फ्लीटिंग माइलस्टोन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन माइलस्टोन्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए थ्रू अ जियोलॉजिकल लेंस। क्योंकि अब तक हम किसकी बात कर रहे हैं कि जियोलॉजी के थ्रू, जियोलॉजिकल लेंस के थ्रू, स्टोन बेस्ड आर्काइव्स के थ्रू हम इस चीज को स्टडी कर पाए। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या करना होगा? दे मस्ट फर्स्ट मास्टर, पहले ये स्किल सेट डेवलप करना होगा, पहले ये एक्वायर करनी होगी अंडरस्टैंडिंग। कौन सी? दे मस्ट फर्स्ट मास्टर द डीप टाइम प्लानिटरी प्रोसेसेस दैट अकर्ड लॉन्ग बिफोर द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो डीप टाइम प्लानिटरी प्रोसेसेस को क्या करना होगा? मास्टर करना होगा। विदाउट दिस बेस लाइन, विदाउट दिस थिंग, द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटिंग, तो मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क काफी है, बिकॉज डिसएंटैंगल करना आसान नहीं था कि कौन सी चीज ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से यस उस रॉक में आपको नजर आ रही है और कौन सी चीज नेचुरल एक्टिविटी की वजह से नजर आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मिस इंटरप्रिटेशन का स्कोप हो सकता है। द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटिंग नेचुरल एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस एज एविडेंस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन, कि वो तो नेचुरल कॉजेस की वजह से वो फ्लक्चुएशन हुआ था, आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया और सोचा कि वो तो ह्यूमन एवोल्यूशन है, कल्चरल एवोल्यूशन है। तो इसमें क्या है? स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज है इस डिसिप्लिन में, जियो आर्कियोलॉजी में ये स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज है स्टूडेंट्स, ये डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस किए गए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द पैसेज इन डिटेल, इन डेप्थ, अब प्राइमरी पर्पस बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थीमेटिक हाईलाइट, थीम क्या है जरा देखिए। रीड the options once, take a brief pause, read the options once, and then I'll tell you what the answer is. Have you done that? Sure, shall I tell you the answer? Students, देखिए जरा, बार बार कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे थे? रॉक रिपीट हो रहा था, रिकॉर्ड रिपीट हो रहा था, एक तरह से ह्यूमन प्रोग्रेस की बार बार बात चल रही थी। तो ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? प्राइमरी पर्पस क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना कि रॉक्स किस तरह रिकॉर्ड करते हैं ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को, एनवायरमेंटल प्रोग्रेस को, हाँ या ना, while analyzing challenges, और साथ में चैलेंजेस भी एनालाइज किए गए कि ऐसे जियोलॉजिकल आर्काइव में, ऐसे लिथिक आर्काइव को इंटरप्रेट करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से ये रॉक्स जो हैं वो ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में कौन से चैलेंजेस हैं, मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा है। लास्ट वाला पूरा पैराग्राफ इन चैलेंजेस को ही एनालाइज कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, अनडाउटेडली द आंसर इज ए। कोई और ऑप्शन जो अच्छा लगा हो? शायद सी अच्छा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी रॉक्स की बात चल रही है। रॉक्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ डेटा। क्या पैसेज ने डिस्कस किया? बिल्कुल डिस्कस किया, लेकिन ध्यान से सुनिए, पैसेज ने क्या दिखाया कि रॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटी। सिर्फ और सिर्फ एडवर्स इम्पैक्ट की बात नहीं चल रही थी, प्रोग्रेस की भी बात चल रही थी कि ये ह्यूमन
प्रोग्रेस दिखाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखाता है, ये भी दिखाता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को, अर्थ के सरफेस को किस तरह इंपैक्ट किया। सिर्फ और सिर्फ एडवर्स इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट वाला एंगल नहीं था। स्टूडेंट्स, एडवर्स का मतलब क्या है? अनफेवरेबल। नेगेटिव इंपैक्ट की बात नहीं थी। राइटर कह रहा था कि इन जियोलॉजिकल आर्काइव्स के थ्रू, इन स्टोन बेस्ड रिकॉर्ड्स के थ्रू आप ह्यूमन प्रोग्रेस को पूरी तरह स्टडी कर सकते हैं, ये उसके सिग्नेचर्स हैं। हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ एडवर्स इंपैक्ट दिखाना फोकस नहीं था। अर्थ के सर्फेस सिस्टम पे इंपैक्ट नेगेटिव भी डिस्कस किया गया है और ह्यूमन प्रोग्रेस भी डिस्कस की गई है। फोकस क्या था? रेपिटेशन, बार बार ह्यूमन प्रोग्रेस का था। ह्यूमन प्रोग्रेस को इस तरह आप स्टडी कर सकते हैं। तो सी ने ट्विस्ट कर दिया और डायरेक्शन चेंज कर दी। अनफेवरेबल इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट को सिर्फ डिस्कस किया। आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली। बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग, जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग का डिस्कशन हुआ, बिल्कुल हुआ पैसेज में। इट कैन बी इन्फर्ड, आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इन्फर किया जा सकता है? इट कैन बी इन्फर्ड दैट द सक्सेस ऑफ ट्रेसिंग एंशिएंट ट्रेड रूट्स, इट कैन बी इन्फर्ड, ये इन्फर किया जा सकता है कि ये जो सक्सेस है, किसकी सक्सेस? ट्रेसिंग एंशिएंट ट्रेड रूट्स, एंशिएंट ट्रेड रूट्स को ट्रेस करने की सक्सेस किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द प्रेमिस। क्वेश्चन समझ में आया टीम? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा लंबा है, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली, रीड द ऑप्शंस वंस, एनालाइज इट वेल। हमसे पूछा गया है कि जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स को ट्रेस करने की सक्सेस किस बात पे डिपेंड करती है। श्योर? नाउ लेट्स सी, आई होप यू हैव रेड द ऑप्शंस। चलिए लेट मी टेक यू टू द रेलेवेंट पोर्शन इन द पैसेज जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग। सो जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग, यस स्टूडेंट्स, दिस इज वेयर, पढ़िए जरा, थ्रू, रीड दीज लाइन्स, थ्रू एडवांस provenance techniques such as geochemical fingerprinting, geochemical fingerprinting के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? साइंटिस्ट जो हैं वो ट्रेस कर सकते हैं। साइंटिस्ट ट्रेस कर सकते हैं किस चीज को? ज्योग्राफिक ओरिजिन्स को। ज्योग्राफिक ओरिजिन्स ऑफ टूल्स, टूल्स मेड फ्रॉम ऑब्सिडियन और बसाल्ट। ज्योग्राफिकल, यस, ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है उन टूल्स का जो बसाल्ट से बने हैं या ऑब्सिडियन से बने हैं। किसके थ्रू? जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ये चीज की जा सकती है। और इससे दिस मैपिंग ऑफ लिथिक ट्रेड रूट्स, इससे आप लिथिक ट्रेड रूट्स की मैपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब लिथिक ट्रेड रूट्स की मैपिंग आप कैसे कर पा रहे हो? लिथिक ट्रेड रूट्स की मैपिंग की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आप ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा टूल किस जगह को बिलोंग करता है, तभी तो आप उस ट्रेड रूट को मैप कर पाओगे। यस और नो? पढ़िए जरा। मैपिंग ऑफ लिथिक ट्रेड रूट्स रिवील्स कॉम्प्लेक्स इंटर रीजनल नेटवर्क्स। एक रीजन से दूसरे रीजन में टूल्स जा रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए, दिमाग लगाइए, और आप मैप कर पाओगे कि कौन सा टूल किस रीजन से आ रहा है। ये आप मैप कर पाओगे किसके थ्रू? जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। इसका मतलब हर एक जगह का जो टूल है वो दूसरे जगह के टूल से शायद कुछ अलग होगा, तभी तो आप मैप कर पाओगे। तो वो जो ऑब्सिडियन या बसाल्ट, वो जो इग्नियस स्टोन्स, इग्नियस रॉक से जो टूल्स बने हैं, आप उनके थ्रू क्या कर पा रहे हैं? आप उनके थ्रू मैप कर पा रहे हैं। जियोकेमिकल प्रिंटिंग वो टेक्निक है जो फाइनली आपको हेल्प कर रही है किस चीज में? एंशिएंट ट्रेड रूट्स को ट्रेस करने में। अब किस बात पे ये सक्सेस डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? ये चीज आप सक्सेसफुली तभी कर पाओगे जब रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट, जब रॉक्स डिफरेंट लोकेलिटीज वाले, डिफरेंट रीजन्स वाले, उनके अलग अलग सिग्नेचर्स होंगे, उनके अलग अलग साइंस होंगे। सिग्नेचर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स?
साइंस, आइडेंटिफाइबल साइंस जब आपको नजर आएंगे, आइडेंटिफाइबल मिनरोलॉजिकल साइंस जब आपको नजर आएंगे उन रॉक्स में, उन स्टोन्स में, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लोकेलिटी से कौन सा स्टोन आया है. सो स्टोन फ्रॉम लोकेलिटी एक्स is going to be different from stone from locality Y. तभी तो आप इस चीज को सक्सेसफुली ट्रेस कर पाओगे कि एंशिएंट ट्रेड रूट्स किस तरह से काम कर रहे थे. तभी आप उस चीज को ट्रेस कर पाएंगे, बिकॉज डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेलिटीज, रीजन्स के जो स्टोन्स हैं उनसे जो टूल्स बने वो टूल्स अलग 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 मिनरोलॉजिकल सिग्नेचर्स थे उनमें. एक ऑप्शन शायद और अच्छा लग सकता है, जहां पे शायद ऑब्सिडियन और बसाल्ट की बात चल रही है. शायद ऑप्शन डी कुछ को अच्छा लगा होगा, बट ओनली ने उसे इनकरेक्ट बना दिया. स्टूडेंट्स ध्यान से सोचिए, कहा गया ऑब्सिडियन और बसाल्ट एग्जाम्पल्स दिए गए कि जिस तरह ऑब्सिडियन और बसाल्ट से जो टूल्स बने हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हो, उनको आप एनालाइज कर सकते हो जियोकेमिकल फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू, और वो आपको बता देंगे कि वो टूल कहां से आया है. कैसे बता पाएंगे? इसलिए बता पाएंगे क्योंकि हर जगह का टूल, हर लोकेलिटी का टूल अलग होगा, उसमें जो मिनरोलॉजिकल रिकॉर्ड है वो अलग होगा. तो बात की जा रही है, एग्जाम्पल्स दिए गए जैसे बसाल्ट वाला, जैसे ऑब्सिडियन वाला. ये नहीं कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रॉक्स को स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ बसाल्ट और ऑब्सिडियन को स्टडी करके ही आप इस तरह से एंशिएंट ट्रेड रूट को ट्रेस कर पाओगे. दे वर जस्ट गिवन एज एग्जाम्पल्स एंड द वर्ड ओनली सेज कि ये काम सिर्फ इन रॉक्स के साथ किया जा सकता है, बाकियों के साथ नहीं किया जा सकता. दैट्स व्हाट मेड इट इनकरेक्ट. आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप. सेकंड पैरा और थर्ड पैरा के बीच में टेक अ ब्रीफ पॉज. ऑप्शंस लंबे हैं, थोड़े से ट्विस्टेड हैं. दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ चैलेंज दैट यू विल फेस इन कैट, जहां पे द क्वेश्चंस आर एट टाइम्स प्रीटी लेंथी. और इस बार हमने देखा कि लेंथी क्वेश्चंस थे हमारे एग्जाम में 2025 में. तो स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ के बीच में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्या है, कैसे वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं. ऑब्जर्व करते हैं टीम. सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं और थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं एक बार जल्दी से. लेट्स क्विकली गो थ्रू द पैसेज वंस अगेन. ये थर्ड पैराग्राफ था, हम पहुंचे सेकंड पैराग्राफ पे. बियॉन्ड एक्टिंग एज रॉ मटेरियल्स फॉर टूल फैब्रिकेशन. सिर्फ और सिर्फ टूल फैब्रिकेशन के रॉ मटेरियल का काम नहीं करते रॉक्स, उनका काम कुछ और भी है. वो क्या काम करते हैं? वो सर्व करते हैं एज डायरीज, सर्व करते हैं एज रिकॉर्ड्स, सर्व करते हैं एज डायरीज, सर्व करते हैं एज रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट, ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट जो अर्थ के सरफेस पे रहा है. तो इस चीज को पूरी तरह ये डॉक्यूमेंट करते हैं. इस पैराग्राफ में आपको यही दिखाया गया कि रॉक्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं वो मेजर ट्रांजिशंस, ह्यूमन प्रोडक्शन में जो मेजर ट्रांजिशंस हैं उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको मार्क करते हैं. कैन यू सी दैट? श्योर. तो यहां पे डॉक्यूमेंटेशन दिखाया गया कि किस तरह रॉक्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता चलती हैं. ये लेजर का काम करते हैं, देखिए जरा, ये डायरी का काम करते हैं, ये लेजर का काम करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं मेजर ट्रांजिशंस ह्यूमन प्रोडक्शन में. इतनी बात समझ में आ रही है? चाहे वो रोमन मेटलर्जी हो या इंडस्ट्रियल स्केल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर डाला, लेजर की तरह प्रेजेंट कर दिया. किसने? रॉक्स ने. तो सेकंड पैराग्राफ ने दिखाया कि रॉक्स ये सब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं. थर्ड पैराग्राफ ने क्या दिखाया? ये कह रहा है फिर भी एक्सट्रैक्ट करना हिस्टोरिकल नैरेटिव इस स्टोन बेस्ड रिकॉर्ड से, लिथिक रिकॉर्ड से एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता है. काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं. ये करते समय एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या फेस कर रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं. ये चीज़ करना उतना आसान नहीं है. इस पूरे पैराग्राफ में ध्यान से देखिए, पढ़िए एक बार, आपको चैलेंजेस नज़र आएंगे.
कह रहा है वल्नरेबिलिटी, यही सब चैलेंजेस, मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, ये सब चैलेंजेस डिस्कस किए गए। यहां पे डिसएंटैंगल करना इतना आसान नहीं होता है, श्योर, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी कई बार कंफ्यूज, ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल एक्टिविटी के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। इन चीज़ों को डिसएंटैंगल करना इतना आसान नहीं है। तो पूरे चैलेंजेस दिखाए गए स्टूडेंट्स, और अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देन द क्वेश्चन बिकम्स रियली वेरी इजी। देखिए अब कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, details how human progress is recorded, while third paragraph outlines the natural processes that complicate, yes, complications दिखाए जा रहे हैं, challenges दिखाए जा रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ डिटेल कर रहा है कि किस तरह ह्यूमन प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो रही है, किसमें, रॉक स्ट्रेटा में। थर्ड पैराग्राफ आउटलाइन कर रहा है कि नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चैलेंजेस वाली बात आ गई, नेचुरल प्रोसेस की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं हो पाती है, मिस इंटरप्रिटेशन का खतरा होता है, एक्यूरेट रीडिंग करना उतना आसान नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? श्योर? चलिए आगे। एथिकल डिलेमास शायद भी अच्छा लग सकता था, शायद भी अच्छा लग सकता था, बट यहां पे एथिकल डिलेमास ने उसे गलत बना दिया। दैट्स व्हाट मेड बी इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, क्लोज ऑप्शंस को इंटरप्रेट करके उनको ऑफ कोर्स रूल आउट करना आना चाहिए, ये स्किल सेट डेवलप हमें करना होगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। यस, द ऑथर डिस्कसेस anomalous spikes in lead and copper concentration। सेकेंड पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया था कि anomalous spike का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज हो गया। लेड और कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन अगर अचानक से इंक्रीज हो जाता है जियोलॉजिकल लेयर्स में, जो ये बात डिस्कस की गई, राइटर ने वो बात क्यों डिस्कस की गई, उसके थ्रू वो प्राइमरली क्या करना चाह रहा था, सेकेंड पैराग्राफ में वो दिया हुआ है। टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड द ऑप्शंस, लेट मी टेक यू टू द सेकेंड पैराग्राफ। ओके, नाउ लेट्स सी। Anomalous spikes देखिए जरा कहां पे दिया हुआ है, ये रहा। फॉर इंस्टेंस, अब ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, ये किस चीज का इंस्टेंस है। फॉर इंस्टेंस, anomalous spikes in lead and copper concentrations within specific geological layers provide what, a ledger, documentation, record, है ना, किस चीज का रिकॉर्ड, of ancient Roman metallurgy and industrial scale atmospheric pollution। एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स, किस चीज का एग्जाम्पल था कि जियोलॉजिकल लेयर्स में ये जो लेड और कॉपर बीच बीच में इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, उससे आपको क्या पता चल सकता है, उससे आपको ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पता चल सकता है। रोमन मेटलर्जी के बारे में भी पता चला कि किस तरह रोमन मेटलर्जी की जा रही थी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं था, ये पिछला आइडिया कंटिन्यू हो रहा था कि किस तरह से ये जो रॉक्स हैं ये क्या करते हैं, ये मार्क करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं मेजर ट्रांजिशंस जो हुए ह्यूमन प्रोडक्शन में, चाहे वो रोमन मेटलर्जी वाला ट्रांजिशन हुआ हो या वो पॉल्यूशन वाला ट्रांजिशन हुआ हो, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कौन, रॉक्स। चले, और यहाँ पे anomalous स्पाइक ने बिल्कुल यही दिखाया। लेट्स मूव अहेड। सो स्टूडेंट्स, हाँ जी, व्हाट्स द आंसर नाउ? टेक अ ब्रीफ पॉज, देखिए जरा आंसर क्या है। क्या ये मार्क कर सकते हैं, प्रूव दैट इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नहीं, सिर्फ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात नहीं थी, रोमन मेटलर्जी भी दिखा रहे हैं, प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं। श्योर, प्रोवाइड अ कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ ह्यूमन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एराज लीव परमानेंट केमिकल मार्कर्स इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। अच्छा लग रहा है कि ये कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन है, कॉन्क्रीट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन है, डिपिक्शन है। किस चीज का डिपिक्शन है कि कैसे ह्यूमन इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एराज जो हैं उन्होंने क्या किया, परमानेंट केमिकल मार्कर्स छोड़े
और ये परमानेंट केमिकल मार्कर्स जो हैं फिर क्या बन गए, रिकॉर्ड बन गए. क्या बन गए, ह्यूमन प्रोग्रेस का रिकॉर्ड बन गए, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बन गए. श्योर. तो ऑप्शन सी, काउंटर द क्लेम दैट. क्या क्लेम काउंटर किया जा रहा था? नहीं, कोई क्लेम काउंटर नहीं किया जा रहा था. इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाया जा रहा था कि कैसे ये अबनॉर्मल स्पाइक्स, ये अनॉर्मलस स्पाइक्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरह से रिकॉर्ड का काम करती हैं. श्योर. टू हाईलाइट दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज बिन हिस्टोरिकली डेट्रीमेंटल. इसमें फिर वही नेगेटिव टच है कि ये हमेशा से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हमेशा से एनवायरमेंट की बैंड ही बजाती आई है. नहीं, फंडा क्या था कि ह्यूमन एक्टिविटी को पूरी तरह डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, हो जाता है इनके थ्रू. तो इसने फिर नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही ध्यान दिया कि हमने सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट की बैंड बजाई, इसमें ह्यूमन प्रोग्रेस वाला एंगल नहीं था. And students, now I'm going to give you a practice question. This is your practice question. जरा देखिए, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में. And apart from the answers in the comment box, what you have to give is 1 line or 2 line justification. कि आपको अगर ऑप्शन बी ठीक लग रहा है तो बी क्यों, सी ठीक लग रहा है तो सी क्यों. Not just the answer but also the justification. That's how I'll be able to figure out कि आपको ये पैसेज समझ में आया या नहीं आया. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, if you like the way we teach, if you like how MBA पाठशाला has been supporting you all along, then I would suggest 2027 अब बिल्कुल तैयारी करनी है इस चैलेंज के लिए. 2027 ब्लैकी चैलेंज है ये स्टूडेंट्स. तो ब्लैकी चैलेंज के लिए अगर आप रेडी हैं, ब्लैकी एम्स में पहुंचने के लिए रेडी हैं, तो अब डिसीजन लेना होगा. It's been a while now since you guys started thinking about CAT, since you guys started thinking about the examination, but सिर्फ और सिर्फ सोचते नहीं रह जाना है, उस चीज को एक्शन में भी ट्रांसलेट करना है. एंड नाउ वी आर गिविंग you know a fantastic reason to take action. 20% discount is there and the code is early bird. Students, pro बैच जो है, प्रो वेरिएंट जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैट पे फोकस करते हैं. एलीट बैच में ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट कैट दैट वी फोकस ऑन, वी आल्सो फोकस ऑन अदर एग्जाम्स सच एज दैट, सच एज स्नैप, सच एज एनमैट. लेजेंड में कुछ लेजेंडरी है, लेजेंड में सचमुच में कुछ लेजेंडरी है. लेजेंड वेरिएंट में यू विल गेट मेंटरशिप सेशंस, 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस विद आवर फैकल्टी मेंबर्स. सो आपको इन फैकल्टी मेंबर्स के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. आपने इनकी बहुत सारी YT प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से स्कैन कर ली हैं, देख ली हैं, आप इनसे पढ़ चुके हैं. उदित सर खुद इस बैच में है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट दैट यू रिक्वायर इज गोइंग टू बी देयर. इमेजिन 180+ टॉपिक टेस्ट स्टूडेंट्स, 55 फुल लेंथ टेस्ट हैं. तो कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी और जानना चाह रहे हो, इन नंबर्स पे तुरंत कॉल करो. आवर सपोर्ट टीम इज देयर टू help you out completely. And if you are students, and if you are a 2026 aspirant, तो फिर तो एक एक दिन important है, not just each and every day. I would say each and every hour at this stage is important because एक दिन का मतलब एक टॉपिक हो सकता है. एक टॉपिक का मतलब 2 क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, और 2 क्वेश्चन का मतलब सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा. So everything is there. So not just mentorship, of course. Look at the faculty members, all the faculty members who have been there with you all along, they are there in this batch. तो फिर बैच का नाम ही उड़ान है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये उड़ान भरने के लिए रेडी हैं तो बिल्कुल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाइए. बिकॉज अब नवंबर में अगर आपका कैट है तो हम अभी जून शुरुआत हो चुकी है, और जून हम शुरू कर चुके हैं. तो जून से लेके नवंबर, स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव मच टाइम नाउ. इफ यू स्टिल टेक मोर टाइम टू फाइनली अराइव एट अ डिसीजन, तो क्या होगा, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में आके कहीं वो
अपनी प्रिपरेशन में फंस जाते हैं, एंड दैट इज रियली अनफॉर्चुनेट. इट शुड नॉट हैपन. सो गेट स्टार्टेड क्विकली, बिकॉज इन मॉक टेस्ट को करने में टाइम लगेगा स्टूडेंट्स. आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं, आपको टॉपिक टेस्ट लिखने हैं, उनको एनालाइज करना है, तभी तो इंप्रूवमेंट आएगा. सिर्फ एग्जाम में सिलेबस कवर करके जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है. ऑफ कोर्स जल्दी से स्टार्ट हो जाए. लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट. यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, कॉल अपॉन आवर सपोर्ट टीम्स contact numbers. And the last announcement that I would like to make is regarding the OMIT batch that we have recently started. So batch 1 of OMIT preparation has been started. You can enroll in this batch right away. तो अगर OMITs आपके targets हैं, तो चाहे वो InMat हो, SNAP हो, each and every exam is covered. So look at the price point. It is pretty reasonable. 4 times 9 for SNAP, NMAT and CMAT. And Maharashtra CET or CUET अगर include कर दें, then it is 11,999. So students, with that I'll take your leave. If you have liked this session, if you have understood everything that I discussed with you, like this session for sure and share the video with your friends. That will motivate us a lot. Thank you so much.